Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the last part of the Unit 4 of your Class 11 NCERT Legal Studies book. The chapter's name is Judiciary, Constitutional, Civil, Criminal Courts and Processes. So we have already covered two parts of this particular lecture और दो parts के अंदर हमने काफ़ी सारे topics discuss कर लिए हैं. And you know that this chapter is very long, very lengthy, lot of topics, lot of concepts are there. So it required something around like 3 parts. Otherwise I generally complete your class 11 NCERT legal studies chapters in 2 parts only. तो आज हम ये पूरा कर लेंगे लेक्चर, ठीक है. आपने जो पहले 2 पार्ट्स है आई गेस या तो देख लिए होंगे या फिर नहीं देखे हैं. तो जो मेरी क्लास 11 लीगल स्टडीज नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके ऊपर जाके आप उन दोनों वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो. लास्ट के 2 वीडियोस वही है. उसके बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक भी दे दूंगा. उस लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर लेना उन दोनों वीडियोस को, ठीक है. दीज लेक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. I am Saurav Raj Biwal. I am a graduate of National University Jodhpur and a lawyer by training. अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे. तो दीज ऑल टॉपिक्स, ये जो इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी है, यहां तक मैंने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर लिया था. और उसके बाद में पार्ट 2 के अंदर एंटिसिपेटरी बेल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है. तो जो लास्ट टॉपिक था यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है, बट कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है वो पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक था, ठीक है. उसके बाद में एफआईआर वाला टॉपिक जहां आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर स्टार्ट हो रहा है वहां से हम इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो इस लेक्चर के कंटेंट्स की बात करें, अगेन अ लॉट ऑफ टॉपिक्स आर देयर, लेकिन हर टॉपिक के ऊपर लगभग 50-60 वर्ड ही लिखे हुए हैं मेरे नोट्स के अंदर. तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको भी पढ़ने के अंदर. मतलब जो पार्ट 1 था दैट वाज ऑफ लाइक 34 मिनट्स, पार्ट 2 वाज 38. ये वाला भी खत्म हो जाएगा सेम टाइम फ्रेम के अंदर, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है. मैक्सिमम 40 है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. तो यहाँ पे देखिए मीनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड राइट्स रिलेटेड टू द एफआईआर, इंफॉर्मेशन टू पुलिस इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, अरेस्ट आ गया. उसके बाद में अरेस्ट एंड राइट्स ऑफ अरेस्टेड पीपल. फिर उसके बाद में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के टॉपिक्स हम स्टार्ट कर देंगे. क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज द मेजर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है. उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले तो प्राइवेट कंप्लेंट और मजिस्ट्रेट्स कॉग्निजेंस, 3 स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाता है ट्रायल, ठीक है. ट्रायल के बाद में वारंट केसेस हम डिस्कस करेंगे, समन्स केसेस हम डिस्कस करेंगे, समरी ट्रायल्स, स्टेजेस ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल, ट्रायल किस तरीके से चलता है, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, डिफेंस एविडेंस, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स एंड द जजमेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये जो क्रिमिनल ट्रायल का जो भी प्रोसीजर है, कोई भी क्रिमिनल केस का जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद में एक आधे लीगल डॉक्ट्रिन यहाँ पे दिए हुए हैं. राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 के अंडर ये एक फंडामेंटल राइट है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फ्रेमवर्क. उसके बाद में स्पेशल कोर्ट्स, सॉरी उससे पहले रोल एंड फंक्शन ऑफ द पुलिस, स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, फैमिली कोर्ट्स एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर एंड दिस मैराथन चैप्टर विल बी डन एंड डस्टेड आफ्टर दिस पर्टिकुलर पार्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मीनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. तो एफआईआर जो है दैट इज नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है. इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो पुलिस के पास जाके कोई भी इंसान, मतलब जरूरी नहीं है जो विक्टिम हो वो ही पुलिस के पास जाए, कोई भी इंसान अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस देखता है. कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर के पार्ट 2 के एंड में बताया था कि ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर पुलिस बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के एक्शन ले सकती है, ठीक है. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आर जनरली ऑफेंसेस ऑफ सीरियस नेचर, मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, दीज आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई कमिट होता है और कोई भी इंसान उसे देखता है, वो या फिर जो विक्टिम है उस ऑफेंस का, they can go to the police and ask the police to write a first information report, that is FIR. उसके बाद में देखिए it may be given by the victim or any other person and the police officer must write it down, read it back and obtain the informant signature. तो यहाँ पे क्या होगा, या तो victim FIR रजिस्टर करवा सकता है या फिर कोई और इंसान. पुलिस ऑफिसर का क्या काम है, यहाँ पे देखिए उनको ये राइट डाउन करनी है FIR, रीड इट बैक और इंफॉर्मेंट जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है उसके सिग्नेचर उसके ऊपर करवाने हैं. उसके बाद में कॉपी मस्ट बी गिवन टू द इंफॉर्मेंट एंड
एंड ओरिजिनल मस्ट बी सेंट प्रॉम्प्टली टू द मजिस्ट्रेट। तो जो एफआईआर की कॉपी है वो एक तो इन्फॉर्मेंट को देनी पड़ेगी पुलिस को, और उसके अलावा एक और कॉपी किसको भेजनी है, मजिस्ट्रेट को भेजनी है, ठीक है। उसके बाद में एफआईआर इज नॉट एविडेंस बाय इटसेल्फ बट कैन हेल्प प्रूव द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। तो एफआईआर को एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे तो मान लो मैं कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाके कोई एफआईआर लिखवा देता हूं और उसको एविडेंस के रूप में यूज किया जा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब कोई कॉन्क्रीट एविडेंस होने चाहिए, इट कैन लीड टू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बट इट इज नॉट एन एविडेंस इन इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद में इट शुड आइडियली बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट व्हेन द मेमोरी इज फ्रेश। तो जनरली ये होता है कि एफआईआर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है। कई बार ऐसे होता है कि किसी इंसान ने कोई ऑफेंस होता हुआ देख लिया, देन ही डज नॉट वांट टू रिपोर्ट टू द पुलिस, की मतलब फालतू थाने के चक्कर लगेंगे, कोर्ट के चक्कर लगेंगे, इस वजह से कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद में हो सकता है कि हिज कॉन्शियस अलाउज हिम एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कि भाई जाके मैं रिपोर्ट कर देता हूं, देन ऑल्सो दे कैन डू। कोई टाइम फ्रेम नहीं है बट जनरली ऑन द स्पॉट ही कर देना चाहिए रिपोर्ट। उसके बाद में इवन टेलीफोन इंफॉर्मेशन may count if it clearly reports the cognizable offense and zero FIR allows filing at any station। तो FIR जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन के ऊपर फाइल करी जा सकती है। पुलिस को फोन करके भी इन्फॉर्म किया जा सकता है, अगर कोई रीजनेबल बात है तो पुलिस उस फोन के ऊपर आई हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी FIR रजिस्टर कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज मीनिंग पर्पस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लीगल रिक्वायरमेंट एंड राइट्स रिलेटेड टू FIR। क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, तो देखो 154 सेक्शन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, CRPC का, ये ले डाउन करता है सारे के सारे प्रोसीजर्स और पुलिस को किस तरीके से एफआईआर को हैंडल करना है। इंफॉर्मेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग साइंड बाय द इंफॉर्मेंट एंड एंटर्ड इन ऑफिशियल रजिस्टर। तो देखो अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है और उसकी एफआईआर हुई है, ठीक है, तो यहां पे देखो क्या करना है। सबसे पहले एक तो रिकॉर्ड करना है उसे राइटिंग के अंदर, रिटर्न फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड करना है, इंफॉर्मेंट के साइन करवाने और ऑफिशियल रजिस्टर के अंदर पुलिस को उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद में इंफॉर्मेंट मस्ट रिसीव अ कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसकी एक कॉपी जो भी एफआईआर उसने लिखवाई है फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस उसे प्रोवाइड करवाएगी, एक कॉपी, ठीक है, और कोई चार्ज नहीं लगता। एफआईआर फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है, आप जाके फ्री में ही एफआईआर लिखवा सकते हो अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस आप देखते हो तो, ठीक है। इफ द पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर द एफआईआर द कंप्लेनेंट कैन सेंड द डिटेल्स टू द एसपी। जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को हेड करते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जनरली, तो इनको ये रिपोर्ट भेज सकते हैं, डिटेल भेज सकते हैं, हु मे ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन। तो अगर मान लो पुलिस ने मना कर दिया आपको एफआईआर रिपोर्ट करने से, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एसपी को, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हो या फिर उनको डिटेल्स भेज सकते हो। इनके जो नंबर्स है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो वहां से इन लोगों को कांटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इट मस्ट बी मेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड इफ ही इज नॉट अवेलेबल तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इज कॉम्पिटेंट टू एंटर द सेम अपॉन द इन्वेस्टिगेशन। तो यहां पे देखो जनरली जो पुलिस का इंचार्ज होता है ना, मेन जो एसएचओ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसको थाना अधिकारी या फिर किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कहा जाता है, जनरली तो उनके पास एफआईआर लॉज होती है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो जूनियर मोस्ट पोस्ट है जिसके पास एफआईआर लिखवाई जा सकती है, ही इज द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक स्टार होता है उनके यहां पे, ठीक है। उसके बाद में On the basis of the FIR, the police starts the investigation। तो FIR के बेसिस पे पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू पुलिस इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो देखो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर तो हमने ये पढ़ लिया कि FIR रजिस्टर करवाई जा सकती है, लेकिन अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल मतलब एन ऑफेंस ऑफ नॉन सीरियस नेचर, मतलब इतना ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो उन केसेस के अंदर कैसे रिपोर्टिंग होती है वो हम देखते हैं। तो देखो सेक्शन 155 ऑफ CRPC डील्स विद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। व्हेन सच इंफॉर्मेशन इज गिवन द police officer must record it but cannot investigate or arrest without the magistrate's permission। तो अगर देखो इस मामले में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, you can go to the police, you can गिव द इंफॉर्मेशन, लेकिन पुलिस अरेस्ट तभी कर सकती है जब मजिस्ट्रेट की परमिशन हो या फिर वारंट हो। कई बार ऐसे होता है, जैसे आपने कई स्पाई सीरीज देखी होगी, जैसे आपने फैमिली मैन 3 अभी रिलीज हुआ था, कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था, एक शो है मनोज वाजपेयी का। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली मैन 2, दे वेंट टू अ फ्लाइंग स्कूल, ठीक है, वो एक एरोप्लेन से रिलेटेड फ्लाइंग स्कूल के अंदर गए थे एंड दे हैड सम हिंट ऑफ डाउट कि भाई यहाँ पे कोई गड़बड़ हो सकती है। दीज तमिल रिबेलियंस माइट बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट फॉर सम सीरियस ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, बट देखो इसकी कोई पुख्ता रिपोर्ट उनके पास नहीं थी और उस इंसान ने उनको चेक करने से मना कर दिया था कि आप चेक नहीं कर सकते, तो उन्होंने किसी इंसान को वारंट लेने के लिए भेजा था। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर मेनली क्या होता है कि जब तक आपके पास वारंट नहीं है तब तक पुलिस कोई अरेस्ट या चेकिंग वगैरह नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद में
में these offenses are usually less serious and treated as private complaints unless the magistrate directs the investigation. तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन तभी होती है इन ऑफेंसेस के अंदर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर, जब कोई मजिस्ट्रेट बोले तो जज, ठीक है, तो जज जब डायरेक्ट करेगा तभी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी. इफ अ केस इन्वॉल्व्स बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल एलिमेंट्स इट इज ट्रीटेड एज कॉग्निजेबल, ठीक है, अलाउइंग द पुलिस टू टेक नेसेसरी स्टेप्स. तो मान लो कोई ऐसा ऑफेंस आ गया या कोई ऐसा केस आ गया जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस भी इन्वॉल्व है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है. कई ऐसे क्राइम होते हैं जिसके अंदर सीरीज ऑफ क्राइम्स होती है, ठीक है, जैसे मान लो कोई मर्डर है या फिर कोई बैंक रॉबरी है, तो बैंक रॉबरी के प्रोसेस में भी असॉल्ट हो सकता है, बैटरी हो सकता है. तो असॉल्ट, बैटरी एंड बैंक रॉबरी ये तीन चीजें कहीं पे इन्वॉल्व है. तो जो बैंक रॉबरी है इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. यहां पे नॉन कॉग्निजेबल वाले एलिमेंट्स भी है, तो पुलिस विल ट्रीट दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है. आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज अरेस्ट एंड राइट्स ऑफ अरेस्टेड पीपल. तो अगर मान लो पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया तो उसका प्रोसीजर क्या है और राइट्स क्या क्या होते हैं जिस भी इंसान को अरेस्ट किया गया वो हम देखते हैं. तो सीआरपीसी प्रोवाइड सेवरल प्रोटेक्शंस टू इंडिविजुअल्स हु आर अरेस्टेड. दीज आर, तो देखो इसके अंदर टोटल 5 प्रोटेक्शंस लिखे हुए हैं अंडर सेक्शन 57 एंड 167. अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. तो चाहे से कितना ही सीरियस ऑफेंस क्यों ना हो, 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टेड इंसान को पेश करना ही पड़ेगा, मतलब जज के सामने पेश करना ही पड़ेगा. उसके बाद में इफ द इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स मोर टाइम द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज पुलिस कस्टडी ओनली फॉर वैलिड रीजंस. तो यहां पे देखिए अगर किसी इंसान के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर टाइम लग रहा है, तो मजिस्ट्रेट देखो शुरुआत में जब उसको प्रेजेंट किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी अलाउ कर देगा, ठीक है. पुलिस कस्टडी के अंदर अगर ज्यादा टाइम लग रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो वापस मजिस्ट्रेट के पास जाके पुलिस को टाइम मांगना पड़ेगा. उसके बाद में देखिए द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट इफ ऑफेंस इज बेलेबल और द राइट टू बेल, ठीक है. तो अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो यहां पे अरेस्टेड इंसान को बेसिकली नहीं कोई भी इंसान अगर अरेस्ट हुआ है तो सबसे पहले ये तो बेलेबल नॉन बेलेबल मैटर ही नहीं करता, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई क्यों अरेस्ट किया गया, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड हिज अरेस्ट. और उसके बाद में अगर बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, कि जहां पे बेल आराम से मिल सकती है, तो जो इंसान अरेस्ट हुआ है उसको बताना पड़ेगा पुलिस को कि उसके पास राइट टू बेल भी है. तो देखो जनरली गाइस जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसा माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते या फिर लोअर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी होते, तभी वो ये छोटे मोटे चोरी चकारी वाले काम कर रहे हैं, ठीक है. तो इन लोगों को इतना पता नहीं होता है कि सीआरपीसी नाम का एक लॉ है, उसके अंडर उनके पास बेल का राइट है. तो पुलिस की ड्यूटी है कि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उस पर्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन को बताए कि भाई आपका राइट है कि आप बेल सीक कर सकते हो. उसके बाद में द पर्सन हु इज अरेस्टेड मे इन्फॉर्म अ रिलेटिव और फ्रेंड अबाउट द अरेस्ट अंडर सेक्शन 50A. तो सीआरपीसी का सेक्शन 50A ये बोलता है कि कोई भी इंसान को अरेस्ट किया गया तो वो अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को बता सकता है. पुलिस उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी कि उसके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म किया जाए कि इस इंसान को अरेस्ट किया गया है. द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन. तो अगर कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन चल रहा है, मतलब पूछताछ चल रही है, तो एक वकील को हायर करने का राइट भी होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया. उसके बाद में पुलिस must also prepare a list of articles found on the arrested person and allow medical examination when necessary. तो पुलिस को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या क्या मिला है जिस इंसान को अरेस्ट किया गया. जैसे मान लो मेरे को अरेस्ट किया गया, मेरे पास फोन है, लैपटॉप है, ठीक है, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, सपोज दैट आई एम वेयरिंग अ स्मार्ट वॉच एज वेल, ठीक है. तो अब ये सारी चीजें मेरे को जेल के अंदर तो ले जाने नहीं देंगे, तो ये सारी की सारी चीजें पुलिस कॉन्फिस्केट करेगी. जो आइटम्स कॉन्फिस्केट हुए उनकी लिस्ट भी बनानी पड़ेगी पुलिस को. तो दीज आर द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पीपल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next thing regarding whatever I am talking to you since my last 2 videos, ठीक है, it is an appeal only, ठीक है. आपसे एक अपील है कि I am also doing CLAT videos, ठीक है, मैं properly CLAT videos कर रहा हूँ. Each and every month I will be doing 3-4 videos of current affairs जिसके अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे ये कोचिंग सेंटर्स की मैगजीन्स आती है ना, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के नाम तो ले नहीं सकता मैं यहाँ पे, तो उन मैगजीन्स के अंदर आप देखोगे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अलग टॉपिक होता है, इकोनॉमी का अलग टॉपिक होता है, ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस का अलग टॉपिक होता है. तो दीज ऑल टॉपिक्स आर देयर. तो जनरली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं करंट अफेयर्स के, दे आर लाइक दैट कि ये लोग बस 1 या 1.5 घंटे का कोई मंथली राउंड अप डाल देते हैं, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते. बट व्हाट आई एम प्लानिंग इज राइट फ्रॉम जनवरी, ठीक है, जनवरी के अंदर जैसे ही दिसंबर का जीके हमारे पास कंपाइल हो जाएगा, आई विल स्टार्ट मेकिंग 4-5 वीडियोस. और ऐसा मैंने अगस्त और सितंबर के लिए किया भी था, लास्ट ईयर मैंने किया था, ठीक है. तो देखो जनरली यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जो है वो इतने जल्दी बूम नहीं होते. जैसे लीगल स्टडीज के अंदर आई एम एन एस्टेब्लिश्ड प्लेयर, ठीक है, तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, मेरे वीडियोस तुम लोगों तक पहुंच जाते हैं आराम
से पहुंच जाता है, ठीक है। बट क्लैट के अंदर आई एम नॉट एन एस्टेब्लिश्ड प्लेयर एंड आई एम वर्किंग रियली वेरी हार्ड टू मेक माई सेल्फ अ एस्टेब्लिश्ड प्लेयर इन द मार्केट ऑफ क्लैट एंड फॉर दैट आई नीड योर हेल्प। क्योंकि देखो ज्यादातर बच्चे तुम में से क्लैट दे रहे होगे और तुम्हारा जो एग्जामिनेशन है वो इसी साल होना है, ठीक है। जब तुम 12th के अंदर होगे तभी तुम्हारा पेपर होगा क्लैट 2026 वाला, अगले साल दिसंबर के अंदर होगा। तो I think my videos will be a great help for you. I will be creating current affairs videos. Apart from that, I will be doing legal reasoning. ये सीरीज मैंने ऑलरेडी कर दी है वो, बट उसके अलावा भी मैं और वीडियोस क्रिएट करूंगा ऑन लीगल रीजनिंग। आई विल डू मिसलेनियस क्राइम्स एंड मिसलेनियस लॉज एज वेल, ठीक है। उसके अलावा आई हैड वन मोर रिक्वेस्ट, गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू रीच दिस फार। अगर मेरे वीडियो के अंदर आप यहां तक पहुंच गए हो, मेरी ये बात आप सुन रहे हो, तो डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। बिकॉज देखो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री में पढ़ाने के लिए राजी हूं, मेरे को कोई लोड नहीं है, ठीक है। आई डू इट बिकॉज आई लव टीचिंग, बट द थिंग इज दैट मार्केट को नंबर्स दिखते हैं भाई, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो एंड इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट गिव्स मी और द क्रिएटर्स अ सेंस ऑफ मोटिवेशन एंड मार्केट सीज द नंबर। अगर नंबर्स अच्छे हैं तो ट्रस्ट भी बढ़ता है चैनल के ऊपर और चैनल ग्रो भी होता है, ठीक है। तो दिस इज अ मार्केटिंग अपील मान लो या फिर इमोशनल अपील मान लो, वट एवर इट इज, ठीक है। दिस इज एन अपील फ्रॉम माई साइड। Now moving forward to our work that we need to do, we are not marketers, I am actually an educator। तो जो काम एक्चुअल में है उसके ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो देखो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन FIR हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लगभग 12-15 स्लाइड्स आएगी। इसका क्या एग्जैक्टली प्रोसीजर रहता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, पुलिस का क्या रोल होता है, जज का क्या रोल होता है, अरेस्ट के अंदर क्या क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। तो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टिपिकल है बिकॉज CRPC एंड CPC आर जनरली वेरी टिपिकल लॉस। तो क्रिमिनल केसेस इन इंडिया जनरली बिगिन इन 2 ways, ठीक है। 2 तरीके से ये चालू होता है। सबसे पहला मेथड क्या है, FIR, जो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। इन सच केसेस द स्टेट कंडक्ट्स द प्रोसिक्यूशन थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो देखो अगर मान लो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मेरे अगेंस्ट कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, मैं जाके एक FIR फाइल करूंगा, सरकार जो है, पुलिस जो है, वो पूरा केस मेरे बिहाफ पे कंटेस्ट करेगी थ्रू अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील, ठीक है। ये शब्द जहां पे लिखा हुआ आ जाए वहां पे ये समझ जाना, गवर्नमेंट वकील या सरकारी वकील, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पूरा का पूरा केस। मेरे बिहाफ पे कौन लड़ेगा, सरकार लड़ेगी, स्टेट या फिर पुलिस लड़ेगा मेरे बिहाफ पे केस थ्रू अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सेक्शन 225 ऑफ CRPC क्लियरली states that every trial before a sessions court must be conducted by a public prosecutor। तो देखो क्रिमिनल केसेस के अंदर इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, क्राइम इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। तो यहां पे जो भी विक्टिम होता है उसके बिहाफ पे सरकार केस लड़ती है थ्रू अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये फिक्स नॉर्म है, ठीक है। अगर मान लो मेरे खिलाफ कोई क्राइम हुआ, आई फाइल अ केस, आई वांट टू टेक माय प्राइवेट लॉयर, आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। वो हो ही नहीं सकता। मैं उसको असिस्ट करने के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करने के लिए एक प्राइवेट लॉयर हायर कर सकता हूं, लेकिन मेरा जो केस है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील ही कोर्ट के अंदर लड़ेगा। उसके बाद में द सेकंड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट्स डायरेक्टली फाइल्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट व्हिच बिगिन विदाउट पुलिस इन्वॉल्वमेंट। तो प्राइवेट कंप्लेंट्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में तो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन फाइल कर दो, मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर देगा पुलिस को तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। 2 तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक तो प्राइवेट कंप्लेन है और दूसरा FIR। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्राइवेट कंप्लेंट्स एंड मजिस्ट्रेट्स कॉग्निजेंस। तो यहां पे देखो प्राइवेट कंप्लेन के अंदर क्या होता है और मजिस्ट्रेट्स कॉग्निजेंस मतलब कई सारे मामले ऐसे भी होते हैं जहां पे मजिस्ट्रेट खुद एक्शन ले लेता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंप्लेंट्स आर केसेस वेयर द कंप्लेनेंट अप्रोचेस द कोर्ट डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पुलिस। तो यहां पे क्या हुआ, जो कंप्लेनेंट है वो सीधा कोर्ट के पास चला गया, पुलिस के पास जाने के बजाय, ठीक है। अ वेल नोन एग्जांपल इज कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो चेक बाउंस के लिए होता है। आपने सुना होगा ना कि चेक दिया, अकाउंट में पैसे नहीं थे, बाउंस हो गया, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर लिखा हुआ है ये। और 138 इतना बड़ा सेक्शन है या फिर इतना ज्यादा रेलेवेंट सेक्शन है कि इसके लिए अलग से कोर्ट बनाए जाते हैं जिनको 138 कोर्ट कहा जाता है। इतने ज्यादा केसेस हमारे देश में इसके फाइल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक एग्जांपल है, 138 के अंडर चेक बाउंस के केस फाइल होते हैं। तो यहाँ पे जनरली पुलिस को अप्रोच ना करके सीधा कोर्ट को ही अप्रोच किया जाता है। उसके बाद में द मजिस्ट्रेट हैज द अथॉरिटी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द CRPC। तो इन मैटर्स का कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है और हो सकता है पुलिस को भी इंक्वायरी वगैरह का या इन्वेस्टिगेशन वगैरह का आदेश मजिस्ट्रेट या जज दे दे, ठीक है। उसके बाद में वंस अ कंप्लेंट इज टेकन अप द कोर्ट फॉलोज द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन कोड दैट इज CRPC, इंश्योरिंग दैट एवरी स्टेज
कंप्लाइज विद द एस्टेब्लिश्ड रूल्स, ठीक है। तो कोर्ट का ये जो स्टांस है वो ऐसा रहता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि सीआरपीसी के सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए जाए, ठीक है। तो दिस इज द प्राइवेट कंप्लेंट्स एंड मजिस्ट्रेट्स कॉग्निजेंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 3 स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो देखो क्रिमिनल जस्टिस के अंदर 3 चीज होती है। अब हम बात कर रहे हैं अरेस्ट के बाद वाले मामले की। मान लो अरेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में इंक्वायरी और इंक्वायरी के बाद में फाइनली आ जाता है ट्रायल, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड मेनली बाय द पुलिस टू कलेक्ट द एविडेंसेस। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू प्रोसीडिंग्स बिफोर द मजिस्ट्रेट टू डिटरमाइन वेदर देयर इज इनफ मटेरियल टू प्रोसीड टू अ ट्रायल। तो देखो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन से जो कुछ भी फाइंडिंग्स आएगी वो पुलिस मजिस्ट्रेट को देगी, फिर मजिस्ट्रेट देखेगा कि लीगल बेसिस है ट्रायल चलाने का या नहीं है। कई बार यहां पे ही क्वेश कर देते हैं कि नहीं भाई ट्रायल नहीं चल सकता क्योंकि कोई लीगल बेसिस निकल के नहीं आ रहा। लेकिन अगर मान लो इंक्वायरी के अंदर ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई कोई क्राइम तो हुआ है, ऑफेंस तो हुआ है, तो यहां पे क्या होगा? ट्रायल होगी। ट्रायल इज द फाइनल स्टेज वेयर गिल्ट और इनोसेंस इज डिसाइडेड और फाइनली जज जो है वो अपना जजमेंट दे देता है। दीज 3 स्टेजेस ऑपरेट इन सीक्वेंस, ये हमेशा सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद में इंक्वायरी होगी और फिर ट्रायल होगा। इन्वेस्टिगेशन चेक्स द फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद में इंक्वायरी स्क्रीन्स द केस एंड ट्रायल डिसाइड्स द फाइनल आउटकम बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो फैक्ट चेक होते हैं, इंक्वायरी के अंदर केस की स्क्रीनिंग होती है और ट्रायल के अंदर फाइनल आउटकम डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ठीक है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आपने सुना होगा और इस तरीके से जज अपना जजमेंट सुना देता है, ठीक है, गिल्टी और नॉन गिल्टी के फॉर्म में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज पर्पस एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है ना वो किस तरीके से होता है? तो इट इज द फर्स्ट फॉर्मल स्टेप एंड इज कंडक्टेड बाय द पुलिस आफ्टर एफआईआर इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 and 155 when the police officer suspect that an offense has been committed either from an FIR or from directions of a magistrate, the officer must visit the place of occurrence, examine the witness, take necessary step for arresting the offender। तो ये दोनों सेंटेंसेस, ये दोनों पॉइंटर्स आपको साथ में पढ़ना है कि पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, कोई भी एफआईआर वगैरह मिली तो ऑफिसर्स को क्या करना है, पुलिस को क्या करना है? जो मौका वारदात है, प्लेस ऑफ अकरेंस है, वहां जाओ, ठीक है, विटनेसेस को एग्जामिन करो, नेसेसरी स्टेप लो ताकि उस इंसान को अरेस्ट किया जा सके जिसने भी क्राइम वगैरह कमिट किया है। उसके बाद में द मेन एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस सो दैट द कोर्ट कैन लेटर एग्जामिन इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल। तो देखो एविडेंसेस जो है वो या तो मिटाए जा सकते हैं या फिर टाइम के साथ ही गायब हो जाते हैं। तो यह है कि पुलिस को जल्दी से जल्दी जहां पे भी क्राइम हुआ है, ठीक है, जो भी मौका है वारदात है या प्लेस ऑफ अकरेंस है, वहां पहुंच के एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर लेने चाहिए ताकि वो आगे काम आए। जब ट्रायल वगैरह होना तब ये चीजें काम आती है। ओके, सो दिस इज द पर्पस एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो देखो यहां पे इन्वेस्टिगेशन का मतलब वही है यार, जांच कर रही है पुलिस टू अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड द क्राइम, ठीक है। इट बिगिंस विथ विजिटिंग द सीन ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पुलिस सीन ऑफ अकरेंस के ऊपर जाएगी और डॉक्यूमेंट करेगी ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। यहां पे देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है क्राइम सीन है, यहां पे पुलिस गई, उसके बाद में फैक्ट्स को डॉक्यूमेंट किया, एविडेंस को कलेक्ट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी मिल रहे हैं उनको सीज किया। इस पिक्चर से आराम से समझ में आ रहा है। फिर होता है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब क्या है, सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। विटनेस के स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, जो भी गवाह वगैरह उनके स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं। सर्च ऑपरेशंस वगैरह, आर्टिकल्स को रिकवर करो जो जो वहां मिल रहा है, और अगर नेसेसरी है तो अरेस्ट करो, ठीक है। तो दीज आर द स्टेजेस, आप इस इन्फोग्राफिक से आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ भी है, पुलिस क्या करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, उस जगह का इंस्पेक्शन करती है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स वगैरह सीज करती है, सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट करती है, ठीक है, मतलब सवाल जवाब करती है, जो भी आरोपी है उनसे स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किए जाते हैं विटनेसेस के, ठीक है। दे में ऑल्सो सर्च वेरियस प्रेमाइसेस, सर्च ऑपरेशंस वगैरह भी पुलिस कर सकती है, और अरेस्ट जहां पे भी नेसेसरी हो वहां पे किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है क्राइम की, सारे के सारे एविडेंसेस आ जाते हैं जो आगे कोर्ट के अंदर काम आते हैं, ठीक है। तो दिस इन्फोग्राफिक विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। आई एम जस्ट मूविंग असाइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस रिपोर्ट। तो इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीशन होने के बाद में पुलिस एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है, ठीक है। आई एम टेकिंग दिस लेक्चर इन टू मच डिटेल, जनरली मैं इतना डिटेल में पढ़ाता नहीं हूं, आपको पता होगा, ठीक है, बट इट इज अ टिपिकल चैप्टर, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट इन टू मच डिटेल, ठीक है। तो थोड़ा सस्टेन करो यार, आई नो इट माइट बी बोरिंग बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। व्हेन पुलिस कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन दे प्रिपेयर अ फाइनल रिपोर्ट कॉमनली नोन एज चार्जशीट, ठीक है, और ये मैजिस्ट्रेट को सबमिट कर देते हैं। तो क्या बनाती है पुलिस, सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो भी फाइंडिंग्स है उनको एक चार्जशीट के रूप में
कोर्ट के अंदर, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर पुलिस के द्वारा सबमिट किया जाता है। ठीक है, चार्जशीट बोले तो जो भी चार्जेस पता चले, जो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चला, जो भी एविडेंसेस मिले, जो भी विटनेसेस ने कहा, वो सबका एक डॉक्यूमेंट बना लिया जाता है और मैजिस्ट्रेट को दे दिया जाता है। इसको हम चार्जशीट कहते हैं। ठीक है, दिस रिपोर्ट आउटलाइंस द एविडेंसेस कलेक्टेड, विटनेसेस के नाम, आर्टिकल सीज किए हुए और सफिशिएंट मटेरियल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता अक्यूज को प्रोसिक्यूट करने का या ट्रायल चलाने का, ये सब भी चार्जशीट के अंदर लिखा हुआ होता है। वंस दिस रिपोर्ट इज फाइल्ड द मैटर शिफ्ट फ्रॉम पुलिस कंट्रोल टू जुडिशियल कंट्रोल। जब ये काम हो जाता है तो मैटर पुलिस कंट्रोल से आप कोर्ट के पास चला जाता है। चार्जशीट फाइल हो गई मतलब अब कोर्ट का काम है, पुलिस का काम खत्म है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट जो है वो रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा, डिसाइड वेदर टू टेक कॉग्निजेंस और नॉट, और जो इंक्वायरी का अगला स्टेप है वहां तक जाना है या नहीं जाना है, और नेचर ऑफ केस को, ये सारी की सारी चीजें मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, चार्जशीट। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज मीनिंग एंड पर्पस ऑफ इंक्वायरी। तो देखो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद में अगली चीज है वो है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है। ठीक है, और इंक्वायरी ट्रायल चालू होने से पहले होती है। ठीक है, इंक्वायरी मतलब जो भी चार्जशीट है उसके हिसाब से इंक्वायरी होती है कि भाई कोई लीगल बेसिस बन भी रहा है केस चलाने का। ट्रायल का मतलब है केस। ठीक है, ट्रायल से पहले एक इंक्वायरी होती है। तो यहां पे देखिए सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ सीआरपीसी डिफाइंस इंक्वायरी एज एनी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर द कोड। तो कोई भी इंक्वायरी ट्रायल के अलावा वो इसके एम्बिट के अंदर आ जाती है। मेन पर्पस इज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज इनफ लीगल बेसिस टू प्रोसीड विद द ट्रायल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं कि इस इंक्वायरी के अंदर ये देखा जाता है कि भाई केस चलाना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ड्यूरिंग द इंक्वायरी द मैजिस्ट्रेट एग्जामिन्स द मटेरियल इन द पुलिस रिपोर्ट और प्राइवेट कंप्लेंट एंड डिसाइड्स वेदर टू डिस्चार्ज द अक्यूज और स्टार्ट अ ट्रायल। तो यहां पे मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि अक्यूज को डिस्चार्ज करना है या ट्रायल वगैरह स्टार्ट करनी है, मतलब केस चलाना है या फिर छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में इंक्वायरी हेल्प्स प्रिवेंट अननेसेसरी ट्रायल्स। वैसे ही आपको पता है हमारी कोर्ट्स वगैरह ओवरबर्डनड है, तो इंक्वायरी के अंदर अगर ऐसे लगता है कि केस नहीं बन रहा है तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सो दिस इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। नाउ नेचर ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। इंक्वायरी के बाद में क्या आता है? ट्रायल आता है। ट्रायल का प्रोसेस देखो किस तरीके से चलता है। क्रिमिनल ट्रायल बिगिंस व्हेन द कोर्ट फॉर्मली एग्जामिन्स द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज। तो यहां पे देखो ट्रायल के अंदर कोर्ट फॉर्मली एग्जामिन करेगा, बहुत सारे हियरिंग्स होती है कि इंसान गिल्टी है या फिर इनोसेंट है। ठीक है, इंडियन सिस्टम फॉलोज एडवर्जेरियल मॉडल। एडवर्जेरियल मॉडल आप 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ोगे। एडवर्जेरियल मॉडल का मतलब यही है कि यहां पे वकील का ज्यादा काम होता है। ठीक है, ना एडवर्जेरियल मॉडल द लॉयर्स प्ले अ प्रोएक्टिव रोल। ठीक है, लॉयर्स का रोल जो है वो थोड़ा प्रोएक्टिव होता है और जज इज मोर और लेस एन इवेल्युएटर। ठीक है, जबकि दूसरा मॉडल होता है जो रशिया जर्मनी के अंदर चलता है, दैट इज इंक्विस्टोरियल मॉडल। वहां पे जज सेंटर स्टेज पे होता है, जज सारे के सारे काम करता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर एडवर्जेरियल मॉडल चलता है जहां पे प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील प्रेजेंट्स द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट और द अक्यूज। ठीक है, एंड द विक्टिम एंड अक्यूज डिफेंड्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो देखो जो भी विक्टिम है उसके लिए तो सरकार केस लड़ेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू, और जो भी अक्यूज्ड है वो खुद को एक वकील हायर करके डिफेंड करेगा। ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज एंटायरली ऑन द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, मतलब सरकारी वकील को सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव भी कहां तक करना? बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, मतलब जज के मन में जब तक आखिरी सवालिया निशान खत्म नहीं हो जाता तब तक ये केस प्रूव करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद द अक्यूज्ड इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड टू इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो इंडिया के अंदर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का कॉन्सेप्ट चलता है कि जब तक गिल्ट प्रूव नहीं हो जाती तब तक इंसान को इनोसेंट ही माना जाता है। अब उसके बाद में देखो वारंट केसेस। तो वारंट केसेस होते हैं सीरियस ऑफेंसेस के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखो सीरियस ऑफेंसेस के लिए वारंट केसेस होते हैं। सीआरपीसी प्रोवाइड सेपरेट प्रोसीजर फॉर वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट्स एंड दोज इंस्टीट्यूटेड ऑन प्राइवेट कंप्लेंट्स। इन केस बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट्स द मजिस्ट्रेट एग्जामिन्स द चार्जशीट एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट एंड मे डिस्चार्ज द अक्यूज्ड इफ देयर इज नो लीगल बेसिस। तो यहां पे तो देखो चार्जशीट को एग्जामिन किया और पता चला कि कोई लीगल बेसिस नहीं है तो डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अगर लीगल बेसिस है तो ये व्हाइट वाले फॉन्ट एक बार पढ़िए। फॉर केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट्स द कोर्ट फर्स्ट रिकॉर्ड्स एविडेंस बिफोर डिसाइडिंग whether to frame charges or not। ठीक है, तो यहां पे देखो जो हायर लेवल के पनिशमेंट वाले केसेस होते हैं उनको सेशंस कोर्ट के पास भेजा जाता है, नहीं फिर जो जो कोर्ट्स की पावर है ना, जिस कोर्ट के पास 7 साल, जैसे सीजेएम कोर्ट, एसीजेएम कोर्ट, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। ठीक है, तो वारंट केसेस उनके लिए होते हैं जो सीरियस लेवल के ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज समन्स केसेस। तो समन्स केसेस के अंदर जो 2 साल तक की सजा वाले केसेस होते हैं वो जाते हैं। दीज केस फॉलो अ सिंपलर एंड क्विकर प्रोसीजर अनलाइक वारंट केसेस एंड नो फॉर्मल चार्जेस फ्रेम। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मल चार्जेस वगैरह फ्रेम नहीं किए जाते, इनका प्रोसीजर जनरली
सिंपल होता है। इंस्टेड द मैजिस्ट्रेट एक्सप्लेन्स द सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन एंड द अक्यूज्ड टू द अक्यूज इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, द अक्यूज देन एंटर्स अ प्ली। तो यहाँ पे क्या होगा, मैजिस्ट्रेट है ना, जो भी कंप्लेन आई है वो अक्यूज को बताएगा और अक्यूज अपनी प्ली मतलब अपना जो भी डिफेंस है वो पेश करेगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोर्ट में कन्वर्ट अ समन्स केस इनटू वारंट केस। अगर कोर्ट को लगा कि ये सीरियस नेचर का केस है तो समन्स केस को वारंट केस के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में समरी ट्रायल्स, तो ये तो एकदम माइनर ऑफेंस, जैसे मान लो कि कोई ट्रेन के अंदर बिना टिकट के चने बेचते हुए पकड़ा गया, इस तरीके के क्राइम, या किसी की 2000 रुपए साइकिल चुरा ली, इस तरीके के केसेस के लिए समरी ट्रायल्स होती है, ठीक है। प्रोसीजर्स आर सिंप्लीफाइड एंड द जज रिकॉर्ड्स ओनली एसेंशियल डिटेल्स ऑफ द एविडेंस एंड जजमेंट, ठीक है। सेक्शन 260 से 260 से 265 सीआरपीसी के अंदर ये लिखा हुआ है, दीज ट्रायल्स सेव टाइम, रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स एंड हेल्प एंश्योर प्रॉम्प्ट जस्टिस, ठीक है। ओनली ऑफेंसेस ऑफ पिटी नेचर, मतलब छोटे मोटे ऑफेंसेस समरी ट्रायल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। एंड लॉ प्लेसेस लिमिट्स ऑन मैक्सिमम सेंटेंस दैट कैन बी इंपोज। तो मैक्सिमम सेंटेंस भी काफी कम होता है, कई बार तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते की भी जेल की सजा दी जाती है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल अगला टॉपिक है, ठीक है। व्हाट आर द स्टेजेस, क्या क्या चलता है ट्रायल के अंदर, ठीक है। तो यहां पे देखिए, क्रिमिनल ट्रायल बिगिंस विद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड इशुएंस ऑफ नोटिस। तो चार्ज फ्रेम किया जाएगा, नोटिस वगैरह भेजा जाएगा। द जज कंसीडर्स वेदर द एविडेंस प्रेजेंटेड मेक्स आउट अ प्राइमा फेसाई केस। प्राइमा फेसाई केस का मतलब क्या होता है, ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस जज को ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा कि भाई ये केस बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मान लो केस नहीं बन रहा तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और अगर हाँ केस बन रहा है तो चार्जेस आर फ्रेम्ड, एक्सप्लेन टू द अक्यूज हु मे प्लीड गिल्टी और क्लेम अ ट्रायल। तो या तो अक्यूज जाके अपना क्राइम है उसको एक्सेप्ट कर लेगी, हाँ सर मैंने क्राइम किया है, या तो गिल्टी प्लीड कर दो या फिर ट्रायल के अंदर जाओ, मतलब केस के अंदर जाओ। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेज इज द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस मतलब सरकार जो है, सरकारी वकील जो है वो अपने विटनेसेस लाएगा, उनका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में दीज विटनेसेस गिव देयर स्टेटमेंट्स अंडर ओथ एंड मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द अक्यूज्ड काउंसिल। तो यहां पे देखो, सपोज दैट कि मेरे अगेंस्ट क्राइम हुआ, मेरे तरफ से तो सरकार केस लड़ेगी, ठीक है। तो मेरा जो वकील है, मतलब सरकारी वकील है, वो क्या करेगा, विटनेसेस लेके आएगा। तो मेरा वकील मतलब सरकारी वकील जो है वो सवाल पूछेगा मेरे विटनेसेस से, उसको कहेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर केस मैंने किया, मैंने एफआईआर करी है, ठीक है, उसका जो वकील है वो मेरे विटनेसेस से अगर सवाल पूछे तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कहते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। तो जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसका स्टेटमेंट कैसे मैटर करता है। तो आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज कंप्लीटेड, द कोर्ट एग्जामिन्स द अक्यूज अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC. This examination is without oath and aims to give accused a chance to explain the circumstances. कि भाई जो भी गलत किया वो क्यों किया, ये एक्सप्लेन करने का चांस मिलता है, ठीक है। Accused may deny allegations, provide explanation and present alternative versions of events. तो accused को जो कुछ लगता है वो अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। This step is crucial because it ensures that accused fully understands the material used against him and gets an opportunity to respond. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि accused को कहीं ना कहीं एक मौका मिलना चाहिए, राइट टू बी हर्ड। तो दीज ऑल आर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड समवॉट एम्बेडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एज वेल, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल वी आर डन विथ डिफेंस एविडेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। तो डिफेंस एविडेंस मतलब जो भी अक्यूज्ड है वो किस तरीके से अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करता है, ये हम देखते हैं। तो इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट केस एग्जिस्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, इट मे कॉल फॉर डिफेंस एविडेंस, ठीक है। द अक्यूज्ड मे चूज टू प्रेजेंट विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर इनोसेंस। तो जिसके ऊपर भी केस लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है, विटनेसेस वगैरह ला सकता है खुद की इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। इन इंडिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द प्रोसिक्यूशन कैरीज द बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सरकारी वकील के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, और प्रूफ कहां तक करना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये मैं आपको बता चुका हूं, जब तक जज के मन में आखिरी सवाल या निशान खत्म नहीं हो जाए तब तक प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। डिफेंस रेयरली नीड्स टू प्रोड्यूस एविडेंस अनलेस इट विशेस टू चैलेंज द स्पेसिफिक क्लेम्स। तो डिफेंस को तो देखो यही है कि कुछ प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, जो भी मतलब प्रूव करने वाला काम है वो प्रोसिक्यूशन के पास ही होता है। अगर डिफेंस चाहे वो कर सकता है, नहीं फिर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इन ऑल डिफेंस केसेस विटनेसेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द प्रोसिक्यूटर। तो जो भी मतलब डिफेंस वाला अब जो अक्यूज्ड है वो अपने विटनेसेस लाएगा, उनको प्रोसिक्यूटर क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। आई गेस समझ में आ गया होगा। वैसे यार आई एम लिटरली डिससेटिस्फाइड बाय CBSE फॉर गिविंग दिस चैप्टर इन ग्रेड 11, ठीक है। कोई सेंस ही नहीं बनता यार, मतलब मैं रेंट नहीं कर रहा, बट ये
क्या मतलब है भाई? ये एकदम जब जज की तैयारी करते हैं ना, जुडिशरी की तैयारी करते हैं, तब ये काम आते हैं, ये कॉलेज में भी काम नहीं आते। मैंने एनएलयू में भी इतने डिटेल में कभी नहीं पढ़ी सीआरपीसी जितना इसके अंदर बताया हुआ। कोई सेंस ही नहीं है बेसिक क्राइम्स के बारे में या फिर बेसिक चीजों की नॉलेज तो दी नहीं है, और उससे पहले चालू हो गए सीधे सीआरपीसी के टिपिकल सेक्शन से, और उसके बाद में फैमिली लॉ पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में अगले साल का जो पहला चैप्टर है वो जुडिशरी, फिर एडीआर है, एडीआर लास्ट में होना चाहिए, फिर टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्राइम पढ़ाएगा आपको थर्ड यूनिट के अंदर। तो क्या करिकुलम बनाया है और क्या सोच के ये चैप्टर 11th क्लास के अंदर ड्राफ्ट किया, आई डोंट नो। मतलब इफ यू कैन आस्क टू योर टीचर्स जो भी आपको लीगल स्टडीज पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, उनसे भी पूछना ये सेंस क्या है यार, क्यों पढ़ा रहे हैं ये चीजें? मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट चीजें बच्चों को परोस रहे हैं। 11वीं क्लास के बच्चे 15-16 साल के बच्चे होते हैं और उनको इतना डिफिकल्ट सीआरपीसी, यार आपको क्या मतलब है सीआरपीसी से? अगर क्लैट भी दे रहे हो तो आईपीसी बीएनएस काम आ सकता है। सीआरपीसी के अंदर ट्रायल के अंदर क्या चल रहा है वो तो अगर किसी इंसान को जज बनना है या क्रिमिनल लॉयर बनना तो ही काम आएगा, अदरवाइज काम ही नहीं आएगा। चलो जो भी है वॉट एवर इट इज यार, मतलब आई एम टोटली डिससेटिस्फाइड बाय सीबीएसई फॉर पुटिंग ऑन दिस काइंड ऑफ अ चैप्टर। एक तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कितनी देर हो गई है, मतलब पढ़े जा रहे हैं। पीपीटी बनाते टाइम पे भी इट वाज समथिंग अराउंड लाइक, पिछले लेक्चर के अंदर 25-30 स्लाइड थी, पहले लेक्चर के अंदर 20-25 स्लाइड थी, इसके अंदर भी 30-35 है, तो 60-70 स्लाइड्स अगर बन रही है। और आपको पता है मेरे नोट्स काफी कंसाइज होते हैं, तो इतना ज्यादा टाइम अगर लग रहा है तो क्या सेंस है? मतलब ऐसे चैप्टर होने ही नहीं चाहिए। और कोई वो भी नहीं है कि बच्चे जज की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो वॉट एवर इट इज, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स एंड जजमेंट। तो आफ्टर ऑल एविडेंस इज प्रेजेंटेड द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर मेक्स द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब सारी चीजें हो जाती है, फिर उसके बाद में प्रोसिक्यूटर समराइज करता है केस को, एविडेंस वगैरह हाईलाइट करता है और ये बताता है कि भाई अक्यूज जो है वो गिल्टी है। जो डिफेंस है मतलब अक्यूज के साइड से जो वकील आया है वो इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ प्रूफ, ये सब बोलता है कि भाई हमारी वो गलती नहीं है, ये वो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसिक्यूटर फाइनल आर्गुमेंट दे रहा है, डिफेंस लॉयर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। इफ द कोर्ट फाइंड्स नो क्रेडिबल एविडेंस तो अक्यूज को बाइज्जत बरी या अक्विट कर दिया जाता है, या फिर गिल्ट एस्टेब्लिश हो गई तो जज जो भी है जितना भी साल का पनिशमेंट लॉ के अंदर लिखा हुआ है उतना पनिशमेंट या उससे कम पनिशमेंट दे देता है। ठीक है, अब उसके बाद में दो लीगल डॉक्ट्रिन्स है, एक तो क्या है ऑट्रेफॉइस अक्विट और ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि किसी इंसान के ऊपर दो बार केस फाइल नहीं हो सकता। वो प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी नहीं है आर्टिकल 20 के अंदर, उसी से निकल के आ रहा है, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी के अंदर है। जैसे मान लो मैंने कोई चोरी करी, मेरे ऊपर केस हो गया, मेरे को 6 महीने की सजा मिल गई, फिर उसके बाद में कोई दूसरे इंसान ने मेरे ऊपर उसी चोरी का केस फाइल कर दिया, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला लीगल प्रिंसिपल ये बात कह रहा है, इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिपीटेड प्रोसिक्यूशंस फॉर द सेम ऑफेंस। अक्यूज्ड मे रेज दिस प्ली एज प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन टू द फर्दर ट्रायल। तो अगर वापस कोई केस फाइल हो गया तो जो भी अक्यूज्ड है वो बोल सकता है कि मेरे को सजा मिल चुकी है इस ऑफेंस के लिए, और अंडर दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ सीआरपीसी दैट इज ऑट्रेफॉइस एक्विट और ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट की, या तो मैं एक्विट हो गया था पहले या फिर मैं कन्विक्ट हो गया था। ठीक है, ये बोला जा सकता है कि मेरे ऊपर ट्रायल चली थी, कोर्ट ने मेरे को एक्विट कर दिया था, वापस केस मत करो, या फिर कोर्ट ने मेरे को कन्विक्ट कर दिया था, मैंने सजा काट दी, वापस केस नहीं चल सकता। ठीक है, तो अगर वापस केस हो जाए सेम चीज के लिए तो ये चीज यूज करी जा सकती है। इट इज जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी अंडर आर्टिकल 20। ठीक है, तो उसके बाद में राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है किसी भी इंसान को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसे होता है ना, पुलिस मार पीट के बातें निकलवा लेती है, वो अलाउड नहीं है, दे आर नॉट एन एडमिसिबल एविडेंस। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अप्लाइज टू स्टेटमेंट्स विद इन द पर्सनल नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड बट डज नॉट प्रिवेंट अथॉरिटीज फ्रॉम कलेक्टिंग हैंडराइटिंग, ब्लड और डीएनए सैंपल्स। तो जैसे मान लो मेरे ऊपर केस लगा, पुलिस मेरे खिलाफ ही बयान देने के लिए मतलब फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, मेरे घर पे पूछताछ हो सकती है, मेरे घर पे छानबीन हो सकती है। ठीक है, दीज कैन हैपन, बट मेरे से नहीं बुलवाया जा सकता कि भाई मैंने गलती करी है। ठीक है, और अगर बुलवा भी लिया तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट सर्च एंड सीजर डू नॉट अमाउंट टू कंपल्सन। ठीक है, उसके बाद में सिमिलरली द अक्यूज कैन नॉट बी फोर्स्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर मान लो मेरे ऊपर ही कोई केस लग रहा है तो ये नहीं बोला जा सकता मेरे को भाई अपने खिलाफ डॉक्यूमेंट्स दो, मैं क्यों ही दूंगा, और कानून भी मेरे को प्रोटेक्ट करता है इससे। ठीक है, दिस इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन विच इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ पुलिस, तो यहां पे आप देखिए पुलिस के क्या क्या फंक्शंस है। तो पुलिस आर मोस्ट विजिबल फेस ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो ड्यूटी देखो क्या होती है, सबसे पहले तो लॉ को एनफोर्स करना, गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना, प्रिवेंटिंग ऑफेंसेस, क्राइम्स को रोकना, प्रोटेक्टिंग पब्लिक सेफ्टी, रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज एंड कलेक्टिंग इंटेलिजेंस रिलेटिंग टू क्राइम एंड थ्रेट। ठीक है, तो क्राइम को रोकना भी इनका एक काम होता है।
तो इसके अंदर इंटेलिजेंस एक्टिविटीज भी आ जाती है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर मस्ट रजिस्टर ऑल कंप्लेंट्स, इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड असिस्ट पीपल ड्यूरिंग क्राइसिस। तो पुलिस का काम होता है कंप्लेंट्स रजिस्टर करो, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब सीरियस ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करो और जनता की मदद भी करो, ठीक है। दे ऑल्सो सेफगार्ड अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ पर्सनल विद इन द फोर्स। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे कोई इंसान है, इसका घर था, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, कोई और हायर नहीं है, तो उनका ध्यान भी पुलिस रखती है, और जो पुलिस फोर्स के लोग हैं उनका वेलफेयर भी पुलिस के पास ही होता है, ठीक है। जो पुलिस की फंक्शनिंग है, इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द पुलिस एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रोल एंड फंक्शंस ऑफ पुलिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। तो देखो, ट्राइब्यूनल्स आर स्पेसिफिक कोर्ट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस। आर्टिकल जो है, तो देखो 323A, आर्टिकल 323A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में, ठीक है। तो 323A टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और 323B बात करता है अदर ट्राइब्यूनल्स। किसी भी चीज के लिए सरकार, भले राज्य सरकार या फिर यूनियन गवर्नमेंट, दे कैन मेक ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए अलग से ट्राइब्यूनल हो सकता है, रेलवे क्लेम के लिए ट्राइब्यूनल्स हो सकता है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, टैक्स ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो एनवायरमेंटल लॉ रिलेटेड केसेस को देखता है। तो जैसे देखो टैक्स ट्राइब्यूनल है, उसमें सिर्फ टैक्स रिलेटेड केसेस ही जाएंगे, स्पेसिफिक कोर्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 323B। इनके लिए जो आर्टिकल है वो है 323B, और अगली जो स्लाइड है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, इसका आर्टिकल है 323A, ठीक है। तो देखो एक लॉ भी बना हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट। इसके अंदर देखो जनरली जो IAS IPS ऑफिसर्स या जो सरकारी इंप्लॉइज होते हैं उनके खिलाफ जो केसेस है वो जाते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है 323A, ठीक है। उसके बाद में फैमिली कोर्ट्स, अगला जो चैप्टर है वो तो फैमिली लॉ का ही है। फैमिली कोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इतनी बड़ी महाभारत पढ़ी लिया है तो इसको भी क्यों बाकी रखना है। फैमिली कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1984। ये चीज याद रख लेना यार, MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोवाइड अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर रिजॉल्विंग मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट्स के अंदर मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट्स आते हैं, मतलब किसी का भी डाइवोर्स वगैरह और ये सब हो रहा है, ठीक है, वो केसेस यहाँ पे जाते हैं। दे हैंडल मैटर्स सच एज डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, बच्चों की कस्टडी, मेंटेनेंस, मतलब अगर डाइवोर्स हुआ है तो जो वाइफ है उसको कितने पैसे मिलेंगे ये सब, और गार्जियनशिप, बच्चों की गार्जियनशिप किसके पास जाएगी। इन कोर्ट्स का जो इंफेसिस है वो कंसिलिएशन के ऊपर होता है, जो भी झगड़ा है उसको निपटाओ और शादी ना टूटे। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ये जनरली डाइवोर्स वगैरह ग्रांट कर देते हैं, ठीक है। प्रोसीडिंग्स पहले काउंसलर्स के पास जाती है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं ना उनके पास जाती है। ओनली इफ सेटलमेंट फेल्स द कोर्ट बिगिन द फॉर्मल ट्रायल। तो अगर मान लो सेटलमेंट फेल ही हो गया तो फॉर्मल ट्रायल चलेगी, ठीक है। पार्टीज में बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर विद परमिशन ऑफ द कोर्ट। अपील्स फ्रॉम फैमिली कोर्ट जो है वो सीधी की सीधी हाई कोर्ट के पास जाती है और 2 जजेस की बेंच उसे सुनती है, ठीक है। सो वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस मैराथन चैप्टर। इसके अंदर तो भाई मतलब ये वाला जो पार्ट मैंने शूट किया है, इमोशनल अपील्स और उसके अलावा रेंट, और शायद पहली बार ही रेंट करते हुए देखा होगा आपने मेरे को। व्हाटएवर द थिंग इज वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस मैराथन चैप्टर। आई विल बी डूइंग वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर श्योर। मैं आपके लिए वन शॉट रिवीजन सीरीज पक्का करूंगा, बट भाई ये चैप्टर तो मैं वापस नहीं कर रहा, ठीक है। हाथ जोड़े इसके, ठीक है, मैं नहीं कर रहा ये वाला चैप्टर वापस। ये तो भाई ये 3 पार्ट ही रह गए, उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स का मैं तुम लोगों के लिए एक रिवीजन सीरीज बना दूंगा जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम मार्च के अंदर होते हैं ना, तो फेब तक मैं एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स लॉट गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट यूनिट दैट विल बी रिगार्डिंग द फैमिली लॉज। ओके, सी यू गाइस।